नमस्कार, सच बेधड़क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बात सही मायने में विकास की करेंगे। किसी भी राज्य का विकास वहां की औद्योगिक नीति से जुड़ा होता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात विकास की हो तो रीको सबसे पहले स्थान पर आता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की, जिसके विकास के दावे और गारंटियां तो सब करते हैं, पर रीको आज भी बेसहारा लाचार सा दिखाई पड़ता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदन में रीको के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा हुई और इस चर्चा में 14 विधायकों ने भाग लिया, जिन्होंने जमकर रीको की खामियां गिनाई। और इसी बीच विधानसभा में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बयान दिया और पिछली गहलोत सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि गहलोत सरकार ने 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाने का वादा किया था, लेकिन बनाए गए महज 31। अब ये बयां कर रहा है, ये जो बयान है, ये बयां कर रहा है औद्योगिक विकास की दिशा को और हमारे राजस्थान की स्थिति को, जो कि बेहद चिंताजनक है। तो आज बात राजस्थान के विकास की, औद्योगिक विकास रोडमैप में क्या खास की। इक्कीस 22 की जब पिछली सरकार का कार्यकाल था, उसके उद्योगों के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है। आप विडंबना देखिए, आज विपक्ष गायब है। ये मदन दिलावर जी, तो मदन तो था बहाना, सदन से था भागना। हमें राजस्थान को टूरिज्म के साथ साथ, योद्धाओं के राज्य के साथ साथ इंडस्ट्रियल राज्य भी बनाना है, और यही हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। और अब विस्तार से आपको सुनाते हैं, जिससे आपको भी विषय समझ में आए कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सदन में क्या कुछ कहा। 5 साल के अंदर राजस्थान की पिछली सरकार ने, पिछले मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक क्षेत्र की संख्या बजट के अंदर घोषणा करी 176, 176 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। लेकिन बनाए कितने? इन्होंने 176 बनाने का वादा करा और बनाए 31, मात्र 31। और उन 31 के अंदर भी जो कुल आवंटित भूखंड थे वो थे तकरीबन 1660। इतने आवंटित थे 1660। अब सुनिए मजेदार बात, 1660 के करीब आवंटित थे। उसमें से प्रोडक्शन में कितने आए? पिछले 5 साल में प्रोडक्शन में मात्र 1660 में से मात्र 43, यानी 2.5% का रिकॉर्ड है प्रोडक्शन। काम में तो 2.5%, और पता नहीं लेने देने में कितने परसेंट होगा, आप समझ सकते। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय भारद्वाज जी, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम बियानी जी, जो कि सचिव व्यापार संघ है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। पौरुष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राम कुमार वर्मा जी, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पौरुष जी, सबसे पहले सवाल मुझे आपसे ही करना था, लेकिन क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और उस गंभीरता को देखते हुए मैं सभी लोगों को, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, पहले इस विषय की गंभीरता बताना चाहूंगा। तो प्रेम बियानी जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, क्योंकि लंबा अनुभव आपको और आप सचिव है व्यापार संघ के। सर, किसी भी राज्य के विकास की धुरी होते हैं उद्योग, और अगर उनको हल्का लिया जाता है तो इसका असर कितना पड़ता है राज्य में, और इस विषय की गंभीरता कितनी है, वो आप समझा दीजिए पहले। स्पष्ट नज़र आ रहा है कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, कितने प्लॉट बनाए गए, उसमें से कितनों को आवंटित किया गया और कितनों ने प्रोडक्शन शुरू किया। ये परिस्थितियाँ अपने आप में बता रही है कि उद्योग के लिए ज़मीन कितनी आवश्यक है और रीको को क्या काम करना चाहिए था। रीको को एक्चुअल में ज़मीनें विकसित करके एक नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उद्योगपतियों को देनी थी। उसको उन्होंने ऑक्शन करना शुरू कर दिया, ठेकेदारी करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से इन्वेस्टर का पैसा ही, जो शुरुआत में उसके पास में फंड होता है, वो लगभग सारा का सारा ज़मीन में लग जाता है। इसलिए उद्योग नहीं लगते। लोगों ने
आवंटन करवा ली जमीनें, पैसे जमा करवा दिए और उसके बाद में कारखाना नहीं लगा पाए। ये नज़र आ रहा है। 2.5% कुल प्रोडक्शन में यूनिट्स आई है। अक्षय जी, आपने कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान भी सुना और इस विषय की गंभीरता मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर किसी राज्य के अंदर उद्योगों के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा, विकास के प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो विकास की सारी बातें बेमानी हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर राजस्थान का विकास कहीं अवरुद्ध हो रहा है, उसके कारण आप क्या देखते हैं, और अगर इस बयान में सत्यता है जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, तो ये कितना भयावह है राजस्थान के लिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ। इसमें सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री सेक्टर कोई भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। अगर इंडस्ट्री सेक्टर को अपनी जो भी एडवांटेजेस मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से वो नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पीछे चली जाती है। जैसे कि हमने अभी बयान देखा है, काफ़ी सारी जगह प्रोडक्शन नहीं हो पाया है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ एमएसएमईज ने खुद से शुरू नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश। तो अलॉट करने से पहले प्रोफाइलिंग होना बहुत ज़रूरी था। रिको को प्रॉपर प्रोफाइलिंग करनी चाहिए थी, किसे हमें ज़मीन अलॉट करनी है, क्या उसके पास ऐसे आइडियाज़ हैं कि वो आगे जाके प्रोडक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कमी रही है। सरकार ने पॉलिसीज़ तो बहुत बनाई, बहुत अच्छी अच्छी एमओयू साइन करे, मगर जब बात आती इम्प्लीमेंटेशन की, वहाँ हमेशा सरकार जो है ढीला, मतलब मैं कहना चाहूंगा स्लो, कमजोर प्रोसेस होता है, जिसके चलते इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। जी। आपने एमएसएमई की भी बात की, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले पौरुष जी जो कि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पौरुष जी, बड़ा सवाल कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा और बड़ा बयान दिया उन्होंने, आप पे जिसे कहा जाए तंज कसा। उन्होंने कहा कि मदन तो केवल बहाना था, सदन छोड़ भाग जाना था। इसको पहले तो इसका पे आपका रिएक्शन चाहूंगा और फिर तमाम खामियों पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम जो होता है वो कांग्रेस को कोसे बिना पूरा नहीं होता। आप और हम सनातनी है, हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम पहले भगवान का नाम लेते हैं, और ये लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें पहले कांग्रेस का नाम लेते हैं। देखिए, मैं बात करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी उद्योग फ्रेंडली है और हम लोग कितने उद्योग फ्रेंडली है। मैं आपके सामने एक आंकड़े पेश करना चाहूंगा। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पिछली सरकार यहाँ पे वसुंधरा जी की सरकार थी, मैं आपके पैनल में बैठे हुए जो उद्योग जगत से जो संबंधित लोग हैं वो भी मेरी बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि वसुंधरा राजे जी ने अपने समय में अजमेर रोड पे एक सेज का एक निर्माण शुरू किया था। आप देखिए, बड़े पैमाने पे कई 1100 से भी ज्यादा गांव की जमीनें अवाप्त की गई। बेचारे किसानों को, कईयों को धक्के देकर के वहां से निकाला गया और वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई। वहां पर उस योजना का क्या हश्र हुआ वो आपने भी देखा और वो हमने भी देखा, और वो सेज अभी तक बियाबान पड़ा हुआ है। और वो सिर्फ वहां के जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने उस समय भी मजे किए थे और आज वो उनको बार बार रीसेल में बेच के आज भी मजे कर रहे हैं। उसका जो मेन जो उसका मोटिव था, जो उद्योगपति थे, वो उद्योगपति जिस तादाद में सेज में आने चाहिए थे वो लोग भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जो किसान की जो मूल भूमि थी, जो किसान जमीन का मालिक था, वो भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहा। बीच वाली ने उसमें मजे लिए। अब हम बात करना चाहेंगे कि मोदी सरकार जो सेंट्रल में इनकी सरकार है पिछले 10 साल में, उसका उद्योगों को लेकर के क्या रिएक्शन रहा। हालांकि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मोदी जी ने अपने चुनिंदा मित्रों के जो है, जो हमारे दो वाले जो उनके उद्योगपति हैं, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण माफ किए। परंतु जब हम भारत के उद्योग की बात करते हैं तो हम भारत में जो है बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ उन दो लोगों के अलावा जो बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ अब जो लघु उद्योग, जो एमएसएमई हम जिसको कहते हैं, उसकी भी चर्चा किया जाना तर्कसंगत होगा। आप देखिए, जब वर्ष ठीक है पौरुष जी, सवाल मैं आपको पहले बता दूं सर कि सवाल का जवाब का सवाल नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैंने आपसे जानना चाहा था, आपका रिएक्शन जानना चाहा था, और अगर विकास की बात के मुद्दे पे बात हो रही थी तो सदन छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। राम कुमार जी से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। ठीक है पौरुष जी, आपके पास फिर लौटूंगा। राम कुमार जी, जहां सवाल आप लोग खड़ा कर रहे थे कि प्रदेश का विकास नहीं हुआ, औद्योगिक क्षेत्रों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहां सेज की बात पौरुष जी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए पहले आप। राम कुमार जी, हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? आपकी आवाज तो मिल रही है, लेकिन ये वीडियो कैसे? ठीक है, तो मैं पौरुष जी का सवाल आप तक पहुंचा देता हूं सर। जहां आप लोग आरोप लगा रहे थे सदन के अंदर कि औद्योगिक क्षेत्र का विकास पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं होने दिया, पौरुष जी ने सवाल खड़ा किया है सेज को लेकर। देखो, पौरुष जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के प्रवक्ता में क्या है कि ये हमारे ऊपर, मुझे तो एक तो अच्छी खुशी ये हुई कि सनातनी लोगों को याद किया इन्होंने कि हम सनातनी लोग हैं, भगवान को याद करते हैं। ये बहुत बड़ा सा परिवर्तन है या हृदय परिवर्तन। आप लोग कांग्रेस को याद है जी। हाँ, और
ये कांग्रेस की बात में ये कहना चाहता हूं कि राज्य की हो या राष्ट्र की हो, उसमें जो इंडस्ट्रियल वाला सेक्टर है, कृषि के बाद में या कृषि से संबंधित अन्य जो है, उनके बाद में राजस्व में भी, इकोनॉमी में इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चाहे वो विनिर्माण का हो, चाहे निर्माण का हो, चाहे खनन का हो, चाहे विद्युत का हो, गैस का हो, इत्यादि इत्यादि। राजस्थान का एक दुर्भाग्य रहा, हमारी जब पिछली सरकार थी, हमने सेज के आधार पर भी खूब कोशिश करी कि किस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, लेकिन जो ही कांग्रेस के पिछले 5 वर्ष इनकी सरकार आने के बाद में इन्होंने इंडस्ट्री का ध्यान नहीं रखा। इनकी ये थी कि सत्ता में कैसे रहे, उस इंडस्ट्री का ध्यान रखा। और ये वसुंधरा जी की पहली सरकार का प्रोजेक्ट। पौरुष जी जवाब ले लेने दीजिए सर, पहले आपको मैंने मौका दिया था, आपने सवाल कर दिया, जवाब ले लीजिए। हाँ सौरभ जी, मैंने आपकी बात में डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ बोलिए मैं सर। आपको बताना चाहता हूँ सौरभ जी, आज माननीय उद्योग मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री हर्ष राज्यवर्धन सिंह जी ने जो कहा है, वो सत्यता का है कि कांग्रेस घोषणाएं करती है, वादे करती है, लेकिन वादों को पूरा नहीं करती है। और इसी का रिजल्ट था कि इन्होंने कहा कि 100 क्षेत्र हम इस तरह से औद्योगिक वो करेंगे, क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन इनका क्षेत्र सिर्फ 31 में बना, 31 में 1660। ठीक है पौरुष जी से जवाब ले लेते हैं। राम कुमार जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। पौरुष जी ने भी आपकी बात सुन ली है सर, जवाब ले लेते हैं। सर सेज पर उन्होंने कहा, पौरुष जी आपने सुन लिया होगा। सौरभ जी देखिए जी, एक मिनट सौरभ जी, जो राजस्थान राज्य की जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जो सेज थी, उस पे मेरे बड़े आदरणीय जो राम कुमार जी, उसको कोई जवाब नहीं दे पाए, करते रहे। सर उनका जवाब आपने शायद सुना नहीं, मैं जवाब बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सेज की योजना हम लेकर आए थे, लेकिन राजस्थान की जो पिछली सरकार थी उसने उस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने मेरा बोलने का टर्न दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। इन्होंने सौरभ जी ने मेरे से पूछा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं अपनी बात को दो पार्ट में पूरी करना चाहूंगा कि एक पहला पार्ट तो बीजेपी कितनी उद्योगपतियों की फ्रेंडली है, उद्योगों की फ्रेंडली है, और कांग्रेस ने जो एमएसएमई सेक्टर के लिए खास करके क्या किया। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार जो है वो कोरोना के चलते वर्ष 2000 में एक स्कीम लेकर के आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए, वो उसका लाभ जो है वो सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को दिया गया। एमएसएमई सेक्टर जो है वो लगातार मांग करता रहा कि भाई हमारे को भी जो है इसकी जो इस स्कीम का लाभ दो। सरकार ने उस स्कीम को आज तक जारी रख रखी है, उसका एमएसएमई को कोई लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात आप देखिए, सरकार अब एक नया कानून लेकर के आई। राम कुमार जी, आपकी बारी है, जब बोलिएगा प्लीज, अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, केंद्र सरकार अभी रिसेंटली कानून लेकर के आई है कि कोई व्यक्ति अगर माल बेचता है और 90 दिन तक उसका यदि भुगतान आए या भुगतान नहीं आए, उसकी गणना जो है वो उसकी आय में की जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं सौरभ जी, कई बार व्यापारी आपके भी टच में होंगे, मेरे भी टच में होंगे, क्या ये आवश्यक होता है कि 90 दिन के अंदर पेमेंट आता है? कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पेमेंट साल भर अटक जाता है, और साल भर बाद पता पड़ता है कि हमने जिसको माल बेचा वो माल वापस हमारे मुंह पे मार जाता है, वो हमारे को पैसा नहीं देता, बल्कि वो हमारा जो है कई बार पेमेंट खा भी जाता है और कई बार हमारा माल वापस देता है। तो क्या उसकी गणना उस व्यापारी की आय में? सर माल तो आप तब बेचेंगे ना पौरुष जी, जब उद्योग लगेंगे, व्यापार हो रहा होगा। आप मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आप पौरुष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं सर, आपको इस बात की गंभीरता का पता है क्या कि अगर किसी राज्य के अंदर औद्योगिक विकास नहीं होता तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, उसका विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकता। उस पर आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं। राम कुमार जी, ये आपकी शायद पौरुष जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, एक बार ऑडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं टीम से कहना चाहूंगा, प्रेम बियानी जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। सर इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग वाद विवाद करने नहीं, समस्या का समाधान निकालने बैठे हैं। अगर किसी राज्य में औद्योगिक विकास नहीं हो रहा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और किसी भी क्षेत्र में हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई आयात निर्यात हो ही नहीं पाएगा। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आयात निर्यात कहां से होगा? ऐसे में इस समस्या का समाधान आप क्या देखते हैं सर? प्रेम जी आपसे। मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ प्रेम जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है कि जब फैक्ट्रियाँ ही नहीं लगेगी, कारखाने ही नहीं लगेंगे, चलेंगे ही नहीं, आयात निर्यात ही नहीं होगा, ये बात ही उस मतलब की बात ही नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि सवाल यह है कि रिको जो अपना काम कर रही है, क्या वो अपना जो उनके ऑब्जेक्ट्स है उसके हिसाब से परफॉर्म कर रही है? नहीं कर रही है। उन्हें जमीन ऑक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, ऑक्शन कर रही है,
वो नहीं करना चाहिए जी। एट कॉस्ट जो ज़मीन मिलती है उसको उनको डेवलप करके नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उद्योगों को देनी चाहिए। ठीक है, एज ए प्रॉपर्टी डीलर जो काम चल रहा है वो काम नहीं होना चाहिए था। और अक्षय जी ने एक बात कही थी, एमएसएमई को जगह तो मिलती है लेकिन काम नहीं हो पाता है। अक्षय जी, क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे कि काम क्यों नहीं हो पाता? सर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा 4 M's की। हाँ, मनी मेक्स मोर मनी। प्रॉब्लम एमएसएमई के साथ ये आती है कि उनको जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए गए हैं, पहले जो पास्ट में किया गया है, कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए और आसानी से लोन दिया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, वो सब एमएसएमई को नहीं मिल रहा है। जब एमएसएमई के पास फंड ही नहीं आएगा तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा? प्रोडक्शन पेमेंट्स की बात बहुत बाद में आती है। पेमेंट्स का अभी सेक्शन 43B में एक अमेंडमेंट लाया गया सरकार के द्वारा कि अगर एमएसएमई को कोई पेमेंट नहीं करता है तो उसकी इनकम में एड बैक हो जाएगा। मगर ये मेरे मानने से ये बहुत बाद की बात है। सबसे पहले हमें प्रोडक्शन की बात करनी चाहिए, उसके लिए फंड की बात करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बात करनी चाहिए। एमएसएमई के पास कोई कैपिटल नहीं होगा, खुद का कितना कैपिटल लगाएगा और वो कैसे आगे बढ़ेगा? जी, उसके लिए लोन का प्रावधान होता है सर। अगर उससे लोन लेकर सरकार जो लोन देती है उसको लेकर काम किया जा सकता है। बिल्कुल, तो उसकी बिल्कुल। कमी क्या है? मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है या उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है? सर गवर्नमेंट का फंड बहुत लिमिटेड है। हाँ। जितना फंड अलोकेट करते हैं उससे बहुत कम लोन सैंक्शन होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एमएसएमई में काफी डिफॉल्ट भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट का फंड और जो सिस्टम है मार्फोलॉजी जो बिजनेस जो है उसमें बहुत फर्क है। जी, माल 90 दिन की उधार में बिकता है, 100 दिन की उधार में बिकता है, 45 दिन की उधार में बिकता है। हाँ। वो सिस्टम अलग है। बैंक उस बात को कहाँ मानती है? बुक डेट्स के ऊपर पैसा देती है तो उसके लिए उसको हाइपोथिकेशन में अपनी प्रॉपर्टी प्लेज करनी पड़ती है। लेकिन प्रेम बियानी जी, बात यह है कि तमाम सरकारें दावा करती हैं, वादे करती हैं और कई प्रोजेक्ट्स लेके आती है प्रवासी राजस्थानी, और बहुत सारे एमओयू, लाखों करोड़ों के एमओयू साइन किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर वो जो प्रवासी राजस्थानियों के जो एमओयू साइन किए जाते हैं उसके अंदर जितनी बिंदियां नजर आती है उनको सबको हटा दीजिएगा, खाली पीछे का फिगर देखिए, इतने से आते हैं। ठीक है Actual पौलू जी, में आपने बात सुनी धरातल सर। में उतने प्रोजेक्ट आते विषय ही की नहीं है। गंभीरता को मुझे लगता है आप समझ गए होंगे और अब मुद्दे पे बात हम करेंगे। आप लोग अगर पिछली सरकार पर अगर कोई निशाना साधा है, 5 साल आपकी जिम्मेदारी थी पूरी, लेकिन अभी भी आधी जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष में हो आप। तो इस बात को समझने की जरूरत है सर। अगर कोई कमी रह गई और कमी से आपने नहीं सीखा तो फिर सर क्या मतलब है अगर सरकार में रहने का? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा सौरभ जी कि आज वाली जो डिबेट का टॉपिक है ये राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पे ज्यादा डिपेंड है। केंद्र सरकार की पिछले 10 साल में क्या भूमिका रही वो मैंने आपको बताई। अब मैं राज्य की हमारी क्या उपलब्धि रही वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे समय में सर 14 विधायक थे पौरू जी, 14 विधायक थे जिन्होंने जमकर खामियां गिनाई। आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, खामियों को खत्म करने की। अगर खामियां मैं हमारी उपलब्धि गिना रहा हूँ और आंकड़ों के साथ गिनाऊंगा। मैं इनकी तरह झूठे आरोप नहीं लगाता, इनके मंत्रियों की तरह झूठी बकवास। ठीक है, बोलिए पौरू जी, पहले आप राम कुमार जी एक बार पौरू जी की बात सुन लेते हैं। तो भी हम सत्य बोलेंगे। ठीक है पौरू जी, बोलिए। और आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे द्वारा दिए गए कोई आंकड़े हो तो मेरे खिलाफ आप जो कार्रवाई करवाना चाहे वो करवा ठीक है सकते सर, आप अपनी बात रखिए। ठीक है पौरू जी, बात रखिए। एक जो क्षेत्र का वादा नहीं किया था, देखिए सौरभ जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे समय में 37.33 लाख लोगों को रोजगार मिला और जो सकल जीडीपी जो एसजीडीपी होती है उसके अंदर हमारा योगदान, इसका एसजीडीपी के अंदर एमएसएमई का योगदान हमारे समय में 24.50% गिरा। इसके अलावा आप देखिए अभी जो बियानी साहब ने एक मुद्दा उठाया था कि साहब जो माल जो है एमएसएमई वाले बेच देते हैं और कई बार उसका पेमेंट नहीं आ पाता। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस समस्या का भी समाधान किया। हमारी सरकार ने राजस्थान एमएसएमई सुविधा परिषद का गठन किया। अगर एमएसएमई का कोई व्यक्ति किसी को माल बेच देता है और सामने वाला अगर पेमेंट नहीं देता है तो सरकार उसमें उसकी सहायता करती। इस परिषद के गठन का उद्देश्य हमारा निश्चित तौर पर यही था कि किसी का यदि पैसा डूब जाता है तो एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत गठित हमारे द्वारा इस परिषद के पास वो एमएसएमई वाला जो उसका ओनर है वो जाए और वो वहां पे सरकार से शिकायत करे कि साहब मैंने मेरे रुपए का माल मैंने। ठीक है, आप आंकड़े लेके बैठे हैं, आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन खामियों से अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं और अगर सदन का वॉकआउट होगा तो सर राजस्थान का विकास नहीं होगा और जनता देखती है इस बात को। राम कुमार जी, सर आपके कंधों पर जिम्मेदारी है अब इस प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने की। आपका रोड मैप क्या है? पहले पौरू जी की बात का जवाब दीजिएगा, फिर रोड मैप बताइएगा। 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट सर। पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। मैं आपको ठीक है पौरू जी अब राम कुमार जी से बात कर ले। हाँ, काम की करेगी जी सौरभ जी।
सर मैं कह रहा हूं आप पर अब बोलो। जिम्मेदारी है। अगर हम खामियों पे ही अगर डिस्कशन करते रहेंगे, समाधान में नहीं बढ़ेंगे और सीखेंगे नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता सर। क्या कुछ आपका आखिरी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा इस पर। देखिए सौरभ जी, जब केंद्र सरकार की ये बात कर रहे थे तो इनको मालूम है कोविड-19 के अंदर भी 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए दिया गया। कोलेट्रल में जो था 20,000 करोड़ रुपए नॉन कोलेट्रल के लिए यूनिट्स को दी गई, और ये भी कहा गया कि हमारे एमएसएमई का प्रोडक्ट होगा वो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उसका परसेंटेज 25% तो खरीदे ही खरीदे। वो भी मैं लेकिन बताना ये चाहता हूं कि हमारा ये है, इन्होंने ठीक है पौरुष जी कह रहे थे 100 क्षेत्र को भूल के का कितना रुपया आपने दिया बताइए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, एमएसएमई वाले मांगते रह गए, एमएसई वाले हाथ जोड़ के खड़े रहे सरकार के आगे। आपने स्कीम का 1 रुपया नहीं दिया। आपने कोरोना में जब एमएसएमई सेक्टर जूझ रहा था, सरकार की मदद जा रहा था, ठीक है। उस समय आपने एमएसएमई से सर इस वाद विवाद से और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की समस्या का समाधान हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। औद्योगिक विकास होना राज्य में बेहद जरूरी है। अगर कुछ खामियां हैं तो सीखने की भी जरूरत है और जागरूक रहने की भी जरूरत है, जिससे देश और राजस्थान जिसके विकास के बारे में बातचीत की जाती है, मुद्दा बनाया जाता है, वो सही मायने में सफलता लेता हुआ दिखाई दे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।